हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म का मतलब होता है मेंडल्स वर्क एंड हिज प्रिंसिपल्स। जो मेंडल ने बात की थी और जो उन्होंने काम किया था उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं मेंडलिज्म। सो मेंडलिज्म इज़ द वर्किंग ऑफ मेंडल एंड द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हिम ऑल टुगेदरली कॉल्ड एज अ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब मेंडल की बात हो रही है। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का बर्थ हुआ था ऑन द 22 जुलाई 1822 इन द हेज़नडॉर्फ विलेज ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन ये जो विलेज है अब किसी और कंट्री में काउंट होता है, दैट इज़ द चेक रिपब्लिक, बट उस टाइम पर ये ऑस्ट्रिया में था। मेंडल जो थे वो बचपन से ही, शुरुआत से ही ब्रिलियंट थे। उनका डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर कमांड था। बायोलॉजी उनका अच्छा था, फिज़िक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल साइंस, इन सब में वो बहुत ही ब्रिलियंट थे। शुरुआत में वैसे उनका जन्म पीसेंट फैमिली में हुआ था, लेकिन वो क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे तो उन्होंने स्ट्रगल करते हुए आगे की पढ़ाई के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए थे। वहाँ पर उन्होंने हायर स्टडी की। हायर स्टडी के बाद कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए। कुछ एग्ज़ाम्स में फेल होने के कारण वो फिर लौट आए थे एक मोनेस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री, यानी एक तरह का चर्च, और उसके अंदर वो एज ए मॉन्क काम करते थे। ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री के अंदर वहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। ये मोनेस्ट्री है ऑस्ट्रिया के अंदर, एक सिटी है जिसका नाम है ब्रून सिटी। इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रून सिटी। वहाँ पर रहते हुए इन्होंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। जेनेटिक्स से का जो वर्क आप जानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये वर्क कब से कब तक किया था। तो आपको याद रखना है, इन द ईयर 1856 और 57 के आसपास स्टार्ट किया था और ये 1863 तक चला था। मतलब टोटल कितना रिसर्च वर्क था वो उनका 7 ईयर्स। तो इनका जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स काम किया था। 7 ईयर्स तक इन्होंने किस प्लांट पे काम किया था? पी प्लांट पे काम किया था, और जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम। एक्चुअल में ये इसका पूरा नाम होता है गार्डन पी। इट इज़ द गार्डन पी प्लांट, पाइसम सेटाइवम। इसके ऊपर इन्होंने काम किया था और 7 ईयर्स तक काम करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट था इन्होंने फिर पब्लिश करवाया था इन द ईयर 1865। 63 तक इनका काम हो गया था। 1865 में इन्होंने पब्लिश करवाया था और उस जर्नल का नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ द नेचर फॉर स्कैंडर वेरियन। इट इज़ द नेम ऑफ द जर्नल। इसके अंदर इन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो वर्क था इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था और वैसे इनकी जो डेथ है 1884 में हो गई थी। बट फिर भी इनका जो वर्क था वो काफ़ी समय तक हिडन रहा। ज़्यादा समय तक मतलब पॉपुलर ज़्यादा समय तक लोगों के तक नहीं पहुंच पाया और हिडन ही रहा। कई लोग कहते हैं मेंडल फेल हो गए थे सक्सेस नहीं होने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं। मेंडल को हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मेंडल वॉज अनसक्सेस। मेंडल वॉज सक्सेसफुल, बट हिट हिज वर्क remained unrecognized, or you can say he remained unpopular for long duration। तो काफ़ी समय तक उनका जो वर्क था वो पॉपुलर नहीं हो पाया था। तो उसके जो रीज़न है, सबसे ज़रूरी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों उनका वर्क पॉपुलर नहीं हो पाया था। 16 ईयर्स तक तो किसी को पता ही नहीं चला और उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न है कम्युनिकेशन। तो उस समय हम जानते हैं कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, और कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे कोई भी रिज़ल्ट है, कोई भी वर्क है वो फेमस नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न, मेंडल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स। जीन्स वर्ड तो था ही नहीं, मेंडल ने जो फैक्टर्स कहा था और फैक्टर के बारे में उन्होंने कहा था एज ए डिस्क्रीट यूनिट फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, सेपरेट यूनिट। तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनका
जो कंट्रोल है वो अलग अलग फैक्टर्स करते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं पेयर्ड फॉर्म में। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि पेयर्ड फैक्टर की वजह से ही सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, और यही पेयर्ड फैक्टर आगे चलकर सेग्रीगेट भी हो जाते हैं जब गैमीट बनते हैं। बट ये सब उनके कंटेम्प्रेरी जो साइंटिस्ट थे उनकी समझ में नहीं आया, तो इसीलिए ज़्यादा वर्क था वो फैल नहीं पाया, स्प्रेड नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने जो, जैसे आगे मैंने बताया कि इनका जो मैथ्स था वो बहुत अच्छा था, स्टैटिस्टिक्स पर भी इनकी कमांड अच्छी थी, बट इन्होंने मैथ्स को बायो में जो अप्लाई किया था वो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया। तो ये क्या कहना चाहते थे किसी की समझ में नहीं आया। उसके बाद बात करें तो इन्होंने जो फैक्टर कहा था उन फैक्टर के लिए ये फिज़िकल प्रूफ नहीं दे पाए फॉर देयर एग्जिस्टेंस, यानी वो प्रैक्टिकली आइसोलेट नहीं कर पाए या एग्जैक्टली वो नहीं समझा पाए कि भाई फैक्टर क्या चीज़ है। फिज़िकल प्रूफ के बिना फिर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेन ये 4 ही रीज़न हैं जिसके कारण जो मेंडल का वर्क था वो पॉपुलर नहीं हो पाया था। एनसीईआरटी में ये 4 ही रीज़न दे रखे हैं, बट एक और रीज़न है जो एक्स्ट्रा है वो है डार्विन। उस टाइम पर डार्विन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और इसके कारण जो अदर साइंटिस्ट का जो वर्क था वो इतना एक्सपोज या इतना कह सकते हैं कि एक्सप्लोर नहीं हो पाया, जिसके कारण भी मेंडल को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। तो ये मेन जो रीज़न थे जिसके कारण मेंडल पॉपुलर नहीं हो पाए थे, ये आपको याद रखना है। ये कुछ रीज़न है वाई करके मैंने लिखा है। तो काफ़ी समय तक इनका जो वर्क था नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, 1884 में डेथ हुई, लेकिन उसके 16 ईयर के बाद 3 साइंटिस्ट आए थे और उन्हीं को क्रेडिट जाता है फॉर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क या मेंडलिज्म। मेंडल जो भी काम करके गए उन सबको हम कहते हैं मेंडलिज्म। और रीडिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट कौन आए थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी में, उसके बाद ह्यूगो डिवरीज फ्रॉम हॉलैंड, एरिक वॉन शेरमॉक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो कार्ल कोरेंस ने मेज पर काम किया था। ये सारे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे थे, बट इन्होंने मेंडल को रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया था। ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, कार्ल कोरेंस ने मेज पर, एरिक शेरमार्क ने डिफरेंट प्लांट्स पे ऊपर काम किया था। तो इन्होंने सब ने मिलकर मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया था। तो अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले मेंडल का बर्थ कब हुआ, कहाँ पे हुआ, शुरुआत में उनके बारे में, फिर आगे की स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, फिर मोनेस्ट्री में आए, मॉन्क यानी जो अपन कहते हैं फादर या पादरी, उसके रूप में काम किया। और उसी मोनेस्टरी के गार्डन में उन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया। प्लांट का नाम है गार्डन पी प्लांट, पाइसम सेटाइवम। उसके बाद 7 साल तक उन्होंने काम किया था। उसके अंदर 7 साल तक उन्होंने इसके कितने कैरेक्टर पे काम किया था, टोटल 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। तो पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया उसके बारे में अभी अपन अलग से बात करेंगे, पी क्यों लिया था। और फिर 1865 में इन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, 1884 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद 1900 में इनकी रीडिस्कवरी हुई थी। काफ़ी समय तक पॉपुलर नहीं रहा, उसके रीज़न और फिर 3 साइंटिस्ट कौन थे। देन we will see now what are the reasons for मेंडल सक्सेस। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेंडल ने पी का प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। तो सबसे पहले है मेंडल की सक्सेस की क्या कारण थे। हमें कभी भी ये नहीं कहना है मेंडल सक्सेसफुल नहीं थे। मेंडल वॉज सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल, बट हिज वर्क वॉज नॉट पॉपुलर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पहला रीज़न है मेंडल ने एक समय पर 1 और 2 कैरेक्टर की स्टडी की थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक समय पर हम एक काम पे ध्यान देते हैं, या जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं या एक या दो ज़्यादा, तो उससे क्या होता है हमारा फोकस अच्छा होता है और हम उसमें जल्दी सक्सेस होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्लांट। तो मेंडल ने प्लांट भी जो लिया था वो लिया था गार्डन पी, मटर का प्लांट,
और ये भी एक रीज़न था जिसके कारण उनको सक्सेस मिली थी। पी क्यों लिया था हम इसके बाद बात करेंगे। उसके बाद मेंडल ने जो एनालिसिस किया था उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस किया था, और उसका जो सैंपल साइज़ था वो लार्ज सैंपल साइज़ था। यानी एक ऐसा नहीं था कि एक दो प्लांट पर काम किया, उसने लार्ज नंबर में प्लांट ग्रो किए और रिजल्ट को ऑब्जर्व किया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया था कि कैसे फैक्टर अकेला एक्सप्रेस होने के लिए काफ़ी है या फिर कब एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो क्वालिटेटिव कहलाता है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों पे काम किया। और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेंडल ने सबसे ज़रूरी काम किया था, ही मेंटेन ऑल स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने मेंटेन करके रखा था और प्रॉपर एनालिसिस किया था, इसलिए मेंडल को सक्सेस मिली थी। तो ये 4 रीज़न याद रखना है कि 1 और 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लांट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ऑल स्टेटिकल रिकॉर्ड, जिससे मेंडल को सक्सेस मिली थी। उसके बाद बात ये भी आती है और ये क्वेश्चन भी आता है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था। तो ये आप पहले से भी जानते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। पी प्लांट सेलेक्ट इसलिए किया था मेंडल ने ताकि उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो बहुत ही यूज़फुल थे। जैसे कि पहला है शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो जो पी प्लांट है उसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, कितना 2 to 3 मंथ्स, तो जल्दी ही उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हम ज़्यादा नंबर में प्लांट को स्टडी कर सकते हैं कम टाइम में। सेकेंड रीज़न है नेचुरल सेल पॉलिनेशन प्रेजेंट। तो उसमें सेल पॉलिनेशन होता है जो बहुत ही काम का है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करवा सकते हैं आर्टिफिशियली, यानी आगे जाके टेक्निक में अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हम इजीली करवा सकते हैं। उसके बाद इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट को इजीली हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और लास्ट है कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं और जो हम इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था। तो आपको ये याद रखना कि लाइफ साइकिल छोटा था, पॉलिनेशन में सेल्फ और नेचुरल क्रॉस दोनों थे, क्रॉस भी करवा सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये सारे पॉइंट हैं मेनली, तो ये याद रखना है। और पी में जो मेंडल का जो पी था वो था गार्डन पी, क्योंकि आगे एक और पी आएगा स्वीट पी, दैट इज़ डिफरेंट। अब बात करते हैं मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे पी के। तो मेंडल ने लिए थे 7 कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट मेंडल नेवर टू ऑल द कैरेक्टर्स टुगेदर एट वन टाइम, ही स्टडीड आइदर 1 और 2 कैरेक्टर। और मेंडल की सक्सेस का यही रीज़न था कि ज़्यादा उसने फोकस 1 या 2 कैरेक्टर पे ही किया था। अब अपन पढ़ते हैं मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे। देखो एक चीज़ है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन अगर आपको ट्रेट पूछा जाए तो आपको लिखना है 14 ट्रेट्स। जैसे प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन टॉल और द्वार्फ क्या है, ट्रेट है। जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं उनको हम ट्रेट कहते हैं। तो 7 कैरेक्टर को अगर देखोगे तो अल्टरनेट ट्रेट वाइज देखोगे तो टोटल 14 ट्रेट्स मिलते हैं। तो पहला है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट या प्लांट हाइट, तो उसमें टॉल डोमिनेंट है, रिसेसिव द्वार्फ है। अब यहाँ पे अपन सोच सकते हैं कि टॉल कैसे डोमिनेंट है, रिसेसिव कैसे है। तो अपन आगे मेंडल की टेक्निक में बात करेंगे कि मेंडल ने जब प्लांट ग्रो किया, जब क्रॉस करवाया, तो उस समय F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला उसी को मेंडल ने माना डोमिनेंट, और जो रिजल्ट नहीं मिला, जैसे टॉल और द्वार में जैसे टॉल मिलता है तो टॉल डोमिनेंट है, वैसे ही हर कैरेक्टर में जैसे वायलेट फ्लावर कलर और वाइट में अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसमें वॉयलेट मिला, इसलिए वॉयलेट डोमिनेंट है। तो इस तरह से उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स को भी फाइंड आउट किया था और फिर अपना रिजल्ट दिया था। तो आपको ऐसे याद रखना है, स्टेम हाइट हो गया, फिर फ्लावर कलर में 2 कैरेक्टर है, फ्लावर में 2 कैरेक्टर है, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। कलर में है वॉयलेट डोमिनेंट, वाइट रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन में आपको समझना जरूरी है कि ये क्या चीज़ है। तो उसमें एक्सियल और टर्मिनल 2 पोजीशन है। तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना है। एक्सियल मतलब जैसे कि मान लो प्लांट के अंदर जैसे ये प्लांट है, अब उसमें छोटी छोटी ये ब्रांचेस दिखाई। अगर इस ब्रांच की एक्सियल में से फ्लावर निकल रहा है, उसकी एक्सियल में से निकल रहा है, तो वो एक्सियल कहलाता है। और अगर टिप पे है, टर्मिनल पोजीशन पे है, तो वो कहलाता है टर्मिनल। तो एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, और टिप या टर्मिनल पोजीशन पर अगर फ्लावर है तो उसको कहते हैं टर्मिनल, जो कि रिसेसिव है। पॉड के अंदर आपको 2 कैरेक्टर याद रखने हैं, पॉड शेप और पॉड कलर। पॉड
हाँ, पॉड शेप के अंदर, अच्छा ये इसका हो गया, ये राउंड वाला बाद में आएगा। पॉड शेप के अंदर आपको याद रखना है, अगर हम मटर ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो अपन यही देखते हैं कि ये कैसी, ये ताज़ा एकदम फुली हुई है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो जो ताज़ा मटर होता है अपन वो लेते हैं, यानी जो इन्फ्लेटेड यानी फुल, इन्फ्लेटेड को फुल भी कहते हैं, मतलब फुली हुई। तो इन्फ्लेटेड इज़ द डोमिनेंट वाइल कॉन्स्ट्रिक्टेड इज़ द रिसेसिव कैरेक्टर। उसके बाद पॉड कलर, तो मटर हम जो ख़रीदते हैं हम यही सोचते हैं बिल्कुल ग्रीन हो। तो जो ग्रीन मटर है, ग्रीन वो है डोमिनेंट, और जो येलो होगी वो है रिसेसिव। तो पॉड में आपको ऐसे याद रख लेना है, ग्रीन और एकदम इन्फ्लेटेड हो वो डोमिनेंट में आता है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल रिसेसिव। लेकिन सीड कलर में आपको ध्यान रखना है, मटर का कलर पे नहीं जाना अपने को, जो पॉड का कलर था उसको उल्टा कर देना है। पॉड में जैसे आपने लिया था ग्रीन येलो, तो यहाँ पे आपको लेना है येलो इधर और ग्रीन इधर, ये याद रखना है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी है कि क्रोमोसोम नंबर, तो जो पी का प्लांट होता है उसमें टोटल 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 7 क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। तो पहला पेयर ऐसे देखा जाए तो 7 पेयर्स बनते हैं, टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं 7 पेयर में। तो स्टेम की जो हाइट है वो लोकेटेड है 4th पे, फ्लावर कलर 1 पे है, फ्लावर पोजीशन 4 पे, पॉड शेप 4 पे है, पॉड कलर 5th क्रोमोसोम पे, सीड शेप 7, सीड कलर 1। यहाँ पे आपको इतना समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाया, बट ये आपको आना चाहिए। यस, इस पे आ जाते हैं। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे वो 7 थे, लेकिन पी प्लांट में भी जो क्रोमोसोम है वो 7 पेयर्स में है। तो अगर टोटल देखें 2n जो है वो 14 है, अगर पेयर में देखो तो 7 पेयर है, या हैप्लॉइड देखो तो 7 है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पेयर में देखो तो 23 होते हैं, या आधे भी 23 होते हैं। अब इन 7 क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब इसको आप ध्यान से समझो। तो क्रोमोसोम नंबर जो 1 है वहाँ तो लिखा था मैंने, अब आप ध्यान समझो। 1 पर हैं 2 कैरेक्टर, सीड कलर और फ्लावर कलर। क्रोमोसोम नंबर 2, 3 पे नहीं है, जो मेंडल ने लिए तो उसकी बात है, वैसे तो बहुत हैं बट यहाँ पे जो मेंडल की बात हो रही है। क्रोमोसोम नंबर 4 पे है पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और प्लांट की हाइट। तो मैक्सिमम कैरेक्टर कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे। 5th पे है पॉड कलर, 5th पे है पॉड कलर, 6 पे नहीं है, 7 पर है सीड शेप। अब बात यह है कि मेंडल ने क्या किया था, एक टाइम पर 1 या 2 कैरेक्टर लिए थे, और यही उसके एक सक्सेस का भी रीज़न था। क्यों, अगर मेंडल एक कैरेक्टर लेता है तो इजीली उसको हम आगे जाके हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट भी अलग हो जाते हैं। आप इमेजिन करो अगर मान लो फ्लावर कलर और सीड कलर को ले लिया जाए एक साथ, तो क्या होता, ये दोनों साथ साथ ही आगे जाते हैं और ये दोनों सेग्रीगेट नहीं हो पाते, और मेंडल का जो रिज़ल्ट मिला था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखो ये 3 जीन है, अगर इन 3 कैरेक्टर को मेंडल साथ में ले लेता तो नहीं चलता, लेकिन मेंडल ने जो लिया था उसमें एक सीड कलर लिया था और सीड शेप लिया था, जो कि दोनों ही सेपरेट क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, इसलिए कभी भी उनमें लिंकेज देखने को नहीं मिला। तो मेंडल के सक्सेस के कुछ रीज़न थे, इसमें भी ये भी आता है कि उन्होंने जो कैरेक्टर एक साथ 1 या 2 ही लिए थे, जिससे कि उनको लिंकेज नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि अगर मान लो मेंडल पॉड शेप और प्लांट हाइट ले लेता, देखो इधर पॉड शेप और अगर उसके साथ में प्लांट हाइट ले लेता, तो उसको क्या मिलता, उसको लिंकेज मिलता, लेकिन उसको कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलता, और इसके कारण वो हो सकता है फेल हो जाता और वो कंफ्यूज हो जाता कि भाई ये क्या हो रहा है। बट उसने वो नहीं लिए कभी भी साथ में, उसने जो कैरेक्टर लिए थे वो एक क्रोमोसोम पर थे ही नहीं। जैसे प्लांट की हाइट था तो वो अकेला ही लिया था, फिर सीड कलर और सीड शेप लिया था तो वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है एस ब्लिक्स्ट ने भी जो काम किया था उसने फाइंड आउट की थी कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे वो कौन सी जीन्स पे हैं, ये फाइंड आउट किया था ब्लिक्स ने। तो ब्लिक्स ने फाइंड आउट किया था कि जो 7 कैरेक्टर हैं वो टोटल 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पर है, 1, 4, 5, 7, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े, यही 1, 4, 5 और 7 इस पर ही लोकेटेड है। तो वही बात है, अलग नहीं है। तो ब्लिक्स ने यही बताया था। और एक और यहाँ पर जो रिंकल सीड मिलते हैं मेंडल को, उसका एक रीज़न ये भी है
कि जो रिंकल सीड होते हैं उसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टार्च की जो ब्रांचिंग होती है वो नहीं होती रिंकल सीड में। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सीड होते हैं उसमें फ्री शुगर ज़्यादा होता है और जिससे कि उनका जो शेप होता है वो रिंकल्ड हो जाता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है रिंकल सीड क्यों होता है। तो आज हमने डिस्कस किया मेंडलिज्म के बारे में, उसके बाद मेंडल का वर्क हिडन क्यों रहा, उसके बाद रीडिस्कवरी किसने की, मेंडल की सक्सेस के रीज़न, मेंडल के पी प्लांट क्यों लिया और 7 कैरेक्टर कौन से लिए, कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, और फिर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और अगर मेंडल 2 कैरेक्टर एक साथ ले लेता तो उसका क्या इम्पैक्ट आया था। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, इसको आप रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या फिर हम टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।